नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें 4 लेसन हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के आज के इस नए वीडियो में अभी जो मार्च में इतिहास की बोर्ड परीक्षा होनी है कक्षा 12 की, उसके लिहाज से इस भाग 2 से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। इसमें टोटल 4 लेसन हैं, जिसमें से 2 लेसन हैं उनमें 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में 1-1 क्वेश्चन आएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम भाग 2 के चारों लेसन से जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो हमारा पहला पार्ट है यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ। तो इसमें जो यात्री हैं उनके बारे में ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है फ्रांस के। दूसरा ऑप्शन, ये मॉडल पेपर में प्रश्न दिया था 21-22 में और अभी तक परीक्षा में नहीं आया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न है वो है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द है, तंजीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता अनेक देशों की यात्रा करने के बाद स्वदेश कब वापस पहुंचे थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1354 में। प्रश्न 4 है, रिहला का लेखक कौन था? तो रिहला के लेखक इब्न बतूता थे। प्रश्न 5वां है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है बै फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है जो छठा वो है, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आए थे? तो भारत ये 17वीं शताब्दी में आए थे। इसका सही उत्तर स ऑप्शन है 17वीं सदी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब नारियल। प्रश्न 8 है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? तो 8वां प्रश्न जो है उसका सही उत्तर है दिल्ली। अब है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो इसका सही उत्तर है डाक प्रणाली। यहाँ की बहुत ही देखकर वो अचंभित भी हुआ था। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 10, इसका प्रश्न का है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बर्नियर। इसका ऑप्शन से सही उत्तर है। प्रश्न नंबर जो 11 है, किताबुल हिंद के लेखक। तो किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक थे वो अल बरूनी थे। इसे तहकीक हिंद किताब भी कई जगह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 23वां है, ख्वारिज़म में अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें दो प्रश्न बन जाते हैं। ये भी आ सकता है कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज़म उसका सही उत्तर होगा और ये 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था अल बिरूनी का। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से है महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक के कहने पर वो चीन की यात्रा पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर पेशे से क्या था? तो इसका सही उत्तर है वो चिकित्सक। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर है अरबी भाषा में। और अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद निम्न में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है? तो किस पे है? धर्म और दर्शन भी इसमें है, सामाजिक जीवन भी इसमें बताया हुआ है, खगोल विज्ञान भी इसमें बताया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर द उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है? तो इसकी जो तुलना है वो मार्को पोलो से की जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दुआर्ते बारबोसा लेखक कहाँ का था? प्रसिद्ध लेखक था ये कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर है यूरोप का। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति किसको समर्पित की थी? तो ये फ्रांस के शासक लुई 14वें को इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दुआर्ते बारबोसा वो भारत कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। इसका ऑप्शन सही उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 22, अल बिरूनी की कृति किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि ये 80 अध्यायों में
विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली जाने में कितने दिन का समय लगा था? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 20, 30, 40, 50। तो आप सभी को पता है कि 40 दिन का समय लगा था। इसने बताया भी था इसके बारे में कि मुझे दिल्ली जाने में 40 दिन का समय लगा, लेकिन जो यहाँ की डाक व्यवस्था थी उसमें ये काम 5 या 4 दिन में हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, ये किसका कथन था? तो ये बर्नियर का कथन था। और जो नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे प्रसन्नता से 1 लाख टके दिए थे या 200 दास 1 लाख टके तथा 200 दास दिए थे? तो ये इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन। तो यहाँ 25 प्रश्न लगभग अभ्यास हमने किया। अब आगे जो नेक्स्ट लेसन है हमारा छठा अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं, इसमें जो है इसमें भी हम कुछ प्रश्नों का यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। जो पहला है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर स्थित है। कुतुबुद्दीन की दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के जो प्रवर्तक थे वो बासवन्ना थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है, इस बार प्रश्न आना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तीसरा प्रश्न जो है हमारा उसका सही उत्तर द ऑप्शन अजोधन में है। ये मॉडल पेपर 21-22 में था, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। प्रश्न, गंग कौंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये चोल राजाओं ने बनवाया था। गंगे कौंड चोलपुरम का जो शिव मंदिर था वो चोल राजाओं ने बनवाया था। किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द है प्रांतक प्रथम ने। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे? तो वो उल्मा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने खंबात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था? तो यह है अकबर। अकबर ने खंबात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद है वो सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? तो शाह हमदान मस्जिद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे है? ये अजमेर में स्थित है। आगे नेक्स्ट 10वां प्रश्न जो हमारा है, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है? 2022 में जो प्रश्न आया था वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, आप सभी को पता है, जो जिनके अजमेर में दरगाह है। प्रश्न नंबर 11 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अलवार किस मत से संबंधित थे? आपको कक्षा में भी ये बताया था, अलवार और नैनार दोनों का। तो जो अलवार थे वो वैष्णव मत से थे और शैव मत वाले थे वो नैनार थे। शिव के 3 नयन होते हैं शैव मत से, इसलिए वो नैनार हैं वो शैव मत के हैं, और दूसरे जो अलवार बचे वो वैष्णव मत के हैं। इनकी जो स्त्री भक्त है वो अंडाल कहलाती है, उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार किस मत से संबंधित थे? तो ये शैव मत से। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस्लाम का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो इस्लाम का जो उद्भव था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, आप सभी को पता है। जो शरिया का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाशरिया या बेशरिया? ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो सही उत्तर है वो बेशरिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? पहले 15वां प्रश्न है उसका सही ऑप्शन ए है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बेशरिया। और 16वां क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, पहले भी ये प्रश्न शायद आ चुका है, दिल्ली में स्थित है। कबीरदास जी थे वो किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जी थे वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सही है। धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 19 है, नलिरा दिव्या प्रबंधम ये पुस्तक है किस मत के संतों का मुख्य काव्य संकलन ये कहलाता है? तो ये वैष्णव धर्म के जो अलवार थे उनका कहलाता है। तो अलवार यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम और तंजावुर के शिव मंदिर किन सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए हैं?
जो प्रश्न 20 है उसका सही उत्तर है चोल सम्राट से। इसका सही उत्तर स ऑप्शन है। 21वां प्रश्न है बांसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए। तो बांसवन्ना के जो अनुयायी थे वो वीर शैव व लिंगायत कहलाए। लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे बांसवन्ना। यहाँ से पहले भी इनके बारे में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुल्तान उल मशेख कहकर किसे संबोधित किया जाता था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को किया जाता था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और कबीरदास का पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, आप सभी को पता है। ऑप्शन द इसमें सही है। 25वां प्रश्न है खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो गुरु गोविंद सिंह ब ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस पार्ट से भी हमने लगभग 25 प्रश्न लिए हैं। और नेक्स्ट है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। तो इस पार्ट में से भी 2 प्रश्न आने की संभावना है पूरी, जैसे कि ब्लूप्रिंट है बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ, उसके अनुसार कोशिश करते हैं कि इसमें से भी हम कुछ 20-25 अच्छे प्रश्नों का अभ्यास कर पाएँ। पहला प्रश्न है इसका जो वो है हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। तो इसका सही ऑप्शन ए उत्तर है। ये पिछले साल आया हुआ प्रश्न है 1976 में। विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है नायक कहा जाता था। ऑप्शन बे इसका सही उत्तर है। तो ये दोनों प्रश्न पिछले साल आए हैं, इस बार भी इसमें से 2 प्रश्न आने की संभावना है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई। ये मॉडल पेपर में था, तो ये 1800 ईस्वी में की गई। 22-23 के मॉडल पेपर में था। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने 1800 ईस्वी में इसकी यात्रा की थी। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 ऑप्शन बे हरिहर और बुकादो जो राजा थे उनके द्वारा की गई। ये प्रश्न आ सकता है, संभावना है, इंपॉर्टेंट भी बनता है। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो कौन सा था। तो ये संगम वंश था। ऑप्शन है सही है। प्रश्न 7वां है नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की थी। तो ये कृष्णदेव राय ने की थी। प्रश्न 8वां है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति था। तो प्रश्न 8वां है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति था वो राम राय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, आ सकता है। प्रश्न नंबर 9 है यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा कृष्णदेव राय था। तो इसका सही उत्तर द ऑप्शन है कृष्णदेव राय। प्रश्न नेक्स्ट है विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब हिरिया नहर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11वां दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों जो गोपुरम थे उनको जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर कृष्णदेव राय। तो ज़्यादातर कृष्णदेव राय से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी हरिहर तथा बुक्का ने की। ये प्रश्न आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो कृष्णदेव राय का जो संबंध था वो तुलु वंश से था। ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। प्रश्न 15 है कृष्णदेव राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कृष्णदेव राय ने 1512 में रायचूर दोआब का क्षेत्र जीता, ये सत्य कथन है। उसने उड़ीसा के शासकों को 1524 ईस्वी में हराया, ये असत्य कथन है। स और द भी सत्य है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार, या एक जो ऑप्शन है वहाँ से भी ये प्रश्न निकल सकता है कि बीजापुर के सुल्तान को कब हराया। तो 1520 में हराया। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई। 1529 में हुई, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। अगर कोई प्रश्न आता है इनके संबंध में तो यहाँ से भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 16 है विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो ये राय कहा जाता था। राय का उपाधि लगभग वो लगाते थे कृष्णदेव राय। आसान सा प्रश्न है, मॉडल पेपर में था, पिछले साल आने की संभावना होती है।
मॉडल पेपर के जो प्रश्न होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1565 में। ये हालांकि 2022 में आ चुका प्रश्न है। महानवमी डिब्बा की जो ऊंचाई है वो पूछी हुई है, तो उसका सही उत्तर है वो 40 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है समकालीन लोगों द्वारा विजयनगर साम्राज्य को क्या संज्ञा दी गई थी? तो इसको कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न नंबर है 20। अमुक्त मलद्य नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कृष्णदेव राय की ही एक कृति है, तो ये याद होनी चाहिए आपको। फारसी शब्द अमीर का अर्थ क्या होता है? तो जो ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति होता है उसे अमीर कहा जाता है। फारसी शब्द, फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आ सकता है कि अमीर शब्द कौन सी भाषा का है। प्रश्न नंबर 22 है, जो अरबी भाषा के शब्द है सुल्तान का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सुल्तान को हिंदू सुल्तान या ऑप्शन जो द है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका जो पूर्वी द्वार या गोपुरम है वो कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में बहने वाली नदी का नाम तुंगभद्रा, ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 25, विजयनगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए और रत्नों के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक प्रसिद्ध उस समय रहा हुआ क्षेत्र है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अब है नेक्स्ट जो वो है 8वां लेसन हमारा, किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबू फजल, ये प्रश्न आ चुका है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, यह प्रश्न भी पिछले साल आ चुका है। इस बार जो आने की संभावना है उनमें से अगर बात करें, रिपीट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची? तो ये थी मक्का, इसका सही उत्तर मक्का ऑप्शन है। प्रश्न चौथा है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? तो जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, आईने अकबरी था। बाबरनामा का रचयिता कौन था? तो इसका बाबरनामा का रचयिता बाबर था। और पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो ये शाह नहर थी, ये शाहजहां के शासनकाल में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। प्रश्न 7वां है, तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ? तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत में तंबाकू का सबसे पहले जो प्रसार था वो दक्षिण भारत में हुआ था तंबाकू का। किस मुगल शासक ने तंबाकू के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जहांगीर था जिसने ये प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। कौन सी फसल है वो नगदी फसल या जिनसे कामिल कहलाती है? या ये प्रश्न ये सीधा भी आ सकता है कि जिनसे कामिल निम्न में से कौन सा है? नगदी फसल नहीं लिखेंगे, तो ये ध्यान होना चाहिए। जिनसे कामिल है वो कपास है या जिनसे कामिल है वो नगदी फसल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में की गई है? तो ये राजपूतों की बारे में ये प्रश्न है कि राजपूतों की जो कार्य है वो किसान है, वो किसानों के रूप में कार्य करते हैं। गांव की पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। मुगल काल के अंदर मंडल या मुकद्दम कहा जाता था अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। खुद कास्ट या पाही कास्ट कौन थे? ये किसान थे। खुद कास्ट जो स्वयं की ज़मीन पर खेती करते थे, और जो किराए की ज़मीन या ठेके प्रथा पर जो खेती करते थे वो पाही कास्ट थे। मिरासदार कौन थे? तो मिरासदार महाराष्ट्र प्रांत के जो धनी तथा संपन्न कृषक थे, धनी थे, संपन्न थे, वो कृषक थे, वो मिरासदार कहलाते थे। प्रश्न 14वां है, वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था उसे पोलज कहा जाता था। उपजाऊ जमीन थी वो, कभी उसे खाली नहीं छोड़ा जाता था। मनसब, ये परोती चच्चर उत्तम को भी यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार थे वो मुगल अधिकारी थे। इटली का यात्री जोवानी कारेरी कब भारत आया था? इस 1690 ईस्वी में भारत आया था। आईने अकबरी के कुल कितने भाग? 5 जिल्द हैं कुल। इसकी हम पढ़ चुके हैं पाठ्य पुस्तक से। असम में अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले क्या कहलाते थे?
ये पायक कहलाते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो तीसरा भाग है वो मुल्क आबादी कहलाता है। और जो 16वीं 17वीं सदी में मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत रैयत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते थे? 20वां प्रश्न है। तो ये किसानों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था, रैयत। 17वीं और 16वीं शताब्दी में चावल की कितने किस्में पैदा होती थी? तो लगभग 50 प्रकार के चावल थे वो पैदा होते थे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। 21वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है। 22वां प्रश्न है, 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी कितनी बढ़ी? तो इसका सही उत्तर है लगभग 5 करोड़ थी वो आबादी, बढ़ गई थी 1600 से 1700 के बीच में। प्रश्न 23वां है, महिलाओं के श्रम पर निर्भर कार्य कौन से थे? तो सूत काटना, मिट्टी गूंदना, कपड़ों पर कढ़ाई, ये सारे महिलाओं से संबंधित श्रम आधारित कार्य थे। कोई बड़ा विशेष प्रश्न नहीं है। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो परगना था, एक प्रशासनिक प्रमंडल था। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? तो ये पेशकश कहलाती थी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये प्रश्न। और लास्ट प्रश्न है, जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? मिल्कियत कहते थे। तो ये प्रश्न एक वन लाइनर में भी आ सकता है। मिल्कियत से आप क्या समझते हैं? तो जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन को उनकी मिल्कियत कहते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा है। तो 6 प्रश्न इन प्रश्नों में से आने हैं। उम्मीद करते हैं 6 नहीं तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य यहाँ से आएंगे। ऑल द बेस्ट प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।